Friends, this is Sonu here. In this video, we will see about Unit 6 column. This is the chapter of Theory of Structure. So friends, first of all, we study about definition of column and then we study about their types and many more things. So start from column. Firstly, a column is a structural element that transmits the weight of the structure above to other structural elements or foundation through compression. सबसे फर्स्टली समझने की हम लोग कोशिश करेंगे फ्रेंड। देखिए ये कैसे कि कॉलम क्या है। कॉलम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो ट्रांसमिट करता है वेट को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक, और इसी तरह से क्या वो फाउंडेशन तक वेट को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। ये पूरे जो प्रोसेस होता है इसमें कंप्रेशन यूज होता है। सबसे फर्स्टली अगर समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा तो देखिए किस प्रकार कि अगर बात कर रहे हैं कि ये एक मतलब यहाँ पे इस टाइप में आगे हम मेरा सुपर स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ये हो गया सेकंड स्टोरी, इसके नीचे फर्स्ट स्टोरी है, और इसके नीचे जो है हमारा यहाँ से अब फाउंडेशन हम लोग इस प्रकार दिए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे फाउंडेशन है। फाउंडेशन मानिए इस प्रकार है, तो जो बेट आएगा फ्रेंड्स, बेट कुछ इस प्रकार आता है कि यहाँ से बेट ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर पे ट्रांसफ़र होगा, इस स्ट्रक्चर से फिर ये फाउंडेशन से फिर ये सब सॉइल तक। ये टोटल जो पूरा प्रोसेस होता है ये कॉम्प्रेशन से होता है। कॉम्प्रेशन हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम में बेड ट्रांसफ़र होता है कॉम्प्रेशन मेंबर्स के कॉम्प्रेशन के कारण होता है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड इसका हम लोग मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म बोलने का मतलब सिंपल समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि कैसे वेट को ट्रांसफ़र किया जाता है फाउंडेशन मेंबर तक। अब देखिए सबसे फर्स्टली जो स्लैब है, स्लैब से क्या होगा बीम तक आएगा वेट, बीम से क्या होगा कॉलम, और कॉलम से फाउंडेशन। तो देखिए सबसे आगे ग्रेविटी लोड लगेगा जो हमारा स्लैब पे लगेगा, ग्रेविटी लोड। और ग्रेविटी लोड स्लैब पे जब लगेगा तो स्लैब क्या करेगा ट्रांसफ़र करेगा बीम पे, ये सब बीम पे, और ये जब बीम क्या करेगा उस लोड को ट्रांसफ़र करेगा कॉलम के सहारे फाउंडेशन मेंबर तक। तो इस जो पूरा प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग इसका मैकेनिज्म के रूप में समझते हैं। और कॉलम इसको बोलते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज टू ट्रांसफर द कंप्रेसिव लोड बाय द स्लैब टू फाउंडेशन। समझ गए होंगे आपका कॉलम की एक सिंपल डिफिनेशन हम बताएं आपको। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड जो मेनली अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन के अगर हम यहीं पर ही बात करते हैं तो देखिए क्लासिफाई जो किया जाता है यहाँ पे कॉलम को वो मिनिमम किया जाता है कुछ इस टाइप में कि सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कॉलम, सेकंड को बोलेंगे मीडियम साइज कॉलम, और थर्ड को बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये देखिए जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें, क्लासिफिकेशन अगर करें हम लोग फ्रेंड, क्लासिफाई करेंगे तो मेनली समझिए कि क्लासिफाई जब करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे क्या कि शॉर्ट कॉलम। सबसे फर्स्ट को बोलेंगे फ्रेंड शॉर्ट कॉलम, यह ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट को बोलेंगे शॉर्ट कॉलम, और उसके बाद जो इसके बाद आएगा उसको मीडियम साइज बोलेंगे, सेकेंड वाला को मीडियम साइज लिख लीजिएगा आप अच्छे से। मीडियम साइज सेकंड क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद आता है फ्रेंड लॉन्ग कॉलम। इसके बाद जो थर्ड जो आता है हम लोग का लॉन्ग कॉलम उसको बोलते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है कॉलम को। अब देखिए ये तो क्लासिफिकेशन हो गया कॉलम का। अब इसके बाद अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो टाइप्स ऑफ कॉलम, अगर टाइप्स ऑफ कॉलम आप लोग देखिएगा तो कुछ इस प्रकार होता है कि बेस्ड ऑन शेप। सबसे फर्स्टली देखिए कि शेप के अनुसार अगर देखें तो कॉलम को कितने प्रकार में डिफाइन किया गया, तो शेप के अनुसार जो कॉलम क्लासिफाई किया गया वो मेनली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम, सेकंड को बोलते हैं स्क्वायर कॉलम, और थर्ड को बोलते हैं सर्कुलर कॉलम, और फोर्थ को पॉलीगोन कॉलम या पॉलीगोनल कॉलम आप लोग बोल सकते हैं। ये सब शेप के अनुसार कॉलम को डिवाइड किया गया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ लैटरल
रेनफोर्समेंट के आधार पे बांटा गया, इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे। लैटरल रेनफोर्समेंट के हिसाब से, मतलब जैसे जो रेनफोर्समेंट हम लोग लगाते हैं कॉलम में, तो उसके हिसाब से जब टाइप में डिवाइड किया गया तो इसको बोला गया फ्रेंड टाइड कॉलम। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको बोला गया टाइड कॉलम। अब इसको बोला गया स्पाइरल कॉलम, जैसे कि इसका स्पाइरल शेप है तो इसको हम लोग बोल दिए स्पाइरल कॉलम, स्पाइरल कॉलम। तो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला टाइड होता है। अब इसके बाद में जो ये वाला फिगर होता है ये स्पाइरल होता है। ये रेनफोर्समेंट के कारण इसको इस प्रकार बताया गया कि ये इसमें जो रेनफोर्स्ड जो रड लगा हुआ है, रेनफोर्स जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टाइड। और जो स्पाइरल मतलब यहाँ जो सर्कुलर टाइप में जो यहाँ पे लगा हुआ है स्पाइरल टाइप में, तो इस शेप में रहने के कारण जिसको बोला गया स्पाइरल। अब इसके बाद देखिए बेस्ड ऑन मटेरियल्स, अगर मटेरियल पे देखा जाए तो जो वहाँ पे कॉलम को डिवाइड किया गया वो मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं आरसीसी कॉलम। जो ये आरसीसी मेंबर के कारण आरसीसी से अगर बनाया जाता है तो उसको आरसीसी कॉलम बोलेंगे। फिर स्टील मेंबर, स्टील कॉलम, अगर स्टील स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम लोग स्टील कॉलम बोलेंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड होता है स्टोनिक कॉलम, जहाँ पे स्टोन का यूज करके कॉलम को तैयार करते हैं वहाँ पे स्टोन कॉलम बोल सकते हैं। फिर आता है टिम्बर कॉलम। टिम्बर कॉलम मतलब क्या, जहाँ पे वुड मेंबर का इस्तेमाल करके कॉलम को तैयार किया जाए। अभी इसके बाद देखिए फ्रेंड यूलर्स थ्योरी हम लोग का जो पूरा है वो पढ़ना नहीं है। एसबीटी सिलेबस के अनुसार अगर आप देखिएगा तो यूलर्स थ्योरी को सिर्फ हम लोग का अजम्पशंस पढ़ना है। तो अजम्पशंस अगर देखें यूलर्स थ्योरी का तो क्या है, सबसे फर्स्टली अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट यूलर्स थ्योरी। देखिए यूलर्स थ्योरी जो क्या करता है ये डिफाइन करता है कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कि जहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी को बताता है कि जो लॉन्ग कॉलम जो स्टडी किया गया था वो सबसे फर्स्टली स्टडी किया गया था यूलर के द्वारा। जो भी वहाँ पे लॉन्ग कॉलम, अगर लॉन्ग कॉलम की बात किया जाए कि सबसे फर्स्टली कौन स्टडी किया था तो वो स्टडी किए थे यूलर। अब देखिए यूलर में क्या होता है कि यूलर थ्योरी क्या बताता है कि ये कंसाइडर करता है इफेक्ट ऑफ बकलिंग लोड के बारे में, जो लोड बकलिंग लोड होता है उसके बारे में। और ये नेग्लेक्ट करता है इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को। तो ये आप लोग समझ गए होंगे मेनली इसका 2 कारण हुआ था कि सबसे फर्स्टली लॉन्ग कॉलम का स्टडी करने के लिए यूलर को बनाया गया, और क्या बकलिंग लोड का, बकलिंग लोड को जानने के लिए यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। मेनली अगर यूलर फार्मूला को बात करें तो अगर हम आपको बताते हैं यहाँ पे देखिए यूलर फार्मूला क्या था फ्रेंड, पी, देखिए यूलर फार्मूला इस प्रकार था कि पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई। मेनली पढ़ना नहीं है एसबीटी सिलेबस में, लेकिन हायर लेवल के लिए आप इसको भी देख सकते हैं एल ई स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसी को हम लोग यूलर फार्मूला बोलते हैं। इसको हम लोग यूलर फार्मूला बोलेंगे पी ई इजकल टू पाई स्क्वायर इंटू ई आई डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं कि पी ई क्या होता है। ये होता है बकलिंग लोड, हमेशा लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, हम न तो अच्छे से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो पी ई होगा फ्रेंड, पी ई जो मेंबर होगा, पी ई जो होगा ये होता है बकलिंग लोड। बकलिंग लोड देखिए पीई जो होगा बकलिंग लोड के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद में जो भी मेंबर होंगे ई होगा, जो ई तो आप लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड एल ई आता है बात। एल ई क्या होता है, ये इफेक्टिव लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ अगर आप नहीं जाने हैं तो आपको ठीक से अगले वीडियो में हम इसके बारे में कुछ बता देंगे अच्छे से। देखिए एल ई क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में हम आपको अच्छे से इसी वीडियो के नीचे में बता देंगे या अगले वीडियो में आपको कवर कर देंगे। इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ हर एक जो कॉलम होगा, हर एक जो कॉलम का वहाँ पे जो भी कॉलम कैसे लगा हुआ है
उस पर निर्भर करता है कि उसका इफेक्टिव लेंथ किस प्रकार है। अगर वो हिंज है एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे भी हिंज है तो एल जो होगा वो एल ई के बराबर होता है, अगर दोनों पॉइंट पे हिंज रहा तो। अगर एक तरफ फिक्स रहा, दोनों तरफ अगर फिक्स्ड मानिए, दोनों तरफ अगर फिक्स्ड रहा तो उस केस में एल ई का जो वैल्यू आएगा वो एल बाई 2 हो जाता है। तो इस प्रकार मतलब 4 पॉइंट्स के जरिए इसको बताया गया। तो इसको हम लोग आगे में देखते हैं। अब देखिए अजम्पशंस मेड इन यूलर थ्योरी। जो यूलर थ्योरी था उसमें क्या क्या अजम्पशंस लिया गया था, क्या क्या माना गया था। देखिए सबसे फर्स्टली अगर बात करें तो द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड इज एक्सियली लोडेड। जो भी कॉलम वहाँ पे होगा वो परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए और एक्सियली लोडेड होना चाहिए। उसके बाद द सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म। जो भी कॉलम का सेक्शन हो यूनिफॉर्म हो। द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। जो भी कॉलम वहाँ पे लेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। और वो यहाँ पे एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो क्या करना चाहिए, हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि वो हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द कॉलम इज the length of the column is very large compared to lateral dimension। जो भी lateral dimension से जो कॉलम का लेंथ हो ज़्यादा होना चाहिए। the direct stress is a small compared with the bending stress corresponding to the buckling condition। देखिए जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस से बहुत ही कम होना चाहिए ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग टू बकलिंग कंडीशन। बकलिंग कंडीशन से बचने के लिए देखिए कि द सेल्फ वेट ऑफ ए कॉलम इज नेगलेक्टेड। जो वहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ कॉलम होगा उसको नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद में द कॉलम विल फेल बाय बकलिंग वाली। और जो यहाँ पे यूलर थ्योरी के अनुसार क्या था कि जो भी कॉलम अगर फेल करेगा तो बकलिंग के कारण ही फेल करेगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड बात आता है रैंकाइन्स थ्योरी के बारे में। रैंकिन्स थ्योरी क्या बताता है। देखिए सबसे फर्स्टली हम लोग रैंकिन्स थ्योरी के समझते हैं कि रैंकिन्स थ्योरी assumes that failure will occur when the maximum principal stress at any point reaches a value equal to tensile stress in a simple tension specimen at failure। देखिए रैंकिन्स थ्योरी क्या बताता था, ये बताता था कि जो भी फेल्यूर अकर होगा वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट तक पहुंच जाए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो। ओ देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वो टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर अगर हो जाए तभी क्या होगा, जो कॉलम होगा वो फेल करेगा। तो इस प्रकार रैंकाइन्स थ्योरी बताया गया। अब देखिए रैंकाइन थ्योरी में क्या कि ये सिंपल स्पेसिमेन एट फेल्यूर, मतलब वहाँ पे जो सिंपल टेंशन होगा जहाँ पे फेल्यूर होगा वहाँ पे। अब देखिए रैंकाइन्स फार्मूला था। रैंकाइन्स फार्मूला जो दो प्रकार में बताया गया, ये दो प्रकार को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए इंटू डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इंटू एल ई डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद जो सेकंड फार्मूला था पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस, यहाँ पे ए है फ्रेंड, ए ले सकते हैं अगर उस प्रकार ए लिखिए इस प्रकार देख, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, ए मिनिमम समझिएगा तो आप लोग को इस प्रकार आपको ए समझना है यहाँ पे कि इस प्रकार ए यहाँ पे लिया गया। तो ए लेने के लिए यहाँ पे क्या है, ये क्रशिंग स्ट्रेस होता है और इसी को अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं या क्रशिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं इंटू एल ई डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। देखिए इसमें जो भी मतलब यूज हुआ ए मतलब क्या कि यहाँ पे अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस उसका जो वैल्यू होता है सिग्मा सी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर ई होता है। देखिए इसमें जो भी यूज किया गया उसको हम बारे में हम लोग देखते हैं कि पी आर होता है रैंकाइन्स क्रीपिंग लोड। पी आर क्या होता है, रैंकाइन्स क्रीपिंग लोड होता है। फिर एल ई होता है इफेक्टिव लेंथ और उसके बाद में के होता है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर सिग्मा हो और सिग्मा सी होता है अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
और ए और जो यहाँ पर स्मॉल ए के हम लोग बात किए थे, ये रैंकान्स कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड, रैंकान्स कांस्टेंट तक आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्रीपिंग लोड के बारे में। अब देखिए क्रीपिंग लोड क्या होता है, सबसे फर्स्टली समझते हैं। देखिए द क्रीपिंग लोड और मोर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड बकलिंग लोड इज द लोड ओवर विच अ कॉलम प्रीफर्स टू डिफॉर्म लैटरली रैदर देन कॉम्प्रेसिंग इटसेल्फ। देखिए क्रिपलिंग लोड क्या होता है, ये क्रिपिंग लोड को हम लोग बकलिंग लोड के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा लोड होता है कि जो स्ट्रक्चर को जो फेल्यूर होता है वो लैटरली नहीं होकर, डिफॉर्म जब होगा तो लैटरली नहीं होकर वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इटसेल्फ, मतलब कि वहाँ पे जो डिफॉर्म करेगा वो लैटरली रैदर देन कंप्रेसिंग इटसेल्फ, मतलब डिफॉर्म करेगा जो लैटरली करेगा, कंप्रेसिव नहीं करेगा। फिर देखिए कि बकलिंग इज नॉट अबाउट गोइंग ओवर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। बकलिंग का मतलब ये नहीं समझिए कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये क्या होता है, ये जो होता है ज्योमेट्रिकली स्टेबल होता है कॉलम, किस प्रकार, उसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकली जब स्टेबल हो, अगर वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है तो वहाँ पे बकल करता है उसके पहले। तो ये बकलिंग को इस प्रकार समझिए कि द बेंडिंग एक्शन ऑफ ए कॉलम और स्ट्रट और सॉफ्ट इज कॉल्ड बकलिंग। जो भी बेंडिंग एक्शन होता है कॉलम में उसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं या स्ट्रट में। तो देखिए यहाँ पे आप बकलिंग के बारे में भी समझ गए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये एक ग्राफ के जरिए समझते हैं कि कैसे कॉलम को यहाँ पे बताया गया कि कैसे वहाँ पर क्रिपलिंग वैल्यू होता है क्या। हाँ देखिए सबसे फर्स्टली जो शॉर्ट कॉलम और इंटरमीडिएट और लॉन्ग कॉलम के बारे में हम लोग देखे थे। तो देखिए शॉर्ट कॉलम मतलब मान के चलिए 50, यहाँ पे 50 के मान के चलते हैं वैल्यू उसका। उसके बाद में इंटरमीडिएट को माने अगर तो 100 तक मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर माने तो उसके बाद में हम लोग को देखना होगा कि जो लॉन्ग कॉलम है वो 100 तक जा रहा है, तो वहाँ पे सिलेंडरनेस जो रेशियो होगा लॉन्ग कॉलम में वो पाई के, जो वहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो होता है। सिलेंडरनेस रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम इसके अगले वीडियो में आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए सिलेंडरनेस रेशियो पाई डिवाइडेड बाय 100 से ज़्यादा होना चाहिए या पाई से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो सिलेंडरनेस रेशियो होना चाहिए वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको लॉन्ग कॉलम हम लोग बोलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेस जो है कुछ इस प्रकार रहे कि जो यहाँ पे स्ट्रेस ऊपर की ओर यहाँ पे जाते हुए रहेगा। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे स्ट्रेस है ये ऊपर की ओर जाते हुए रहेगा। उसके बाद में यूलर से जो कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ से इस प्रकार ये वाला पॉइंट यूलर्स कर्व कर लाएगा। और उसके बाद में देखिए फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश अच्छे से करेंगे कि देखिए ये वाला जो लाइन जा रहा है इसको हम लोग यूलर्स कर्व बोलेंगे, और कर्व कोइंसाइड करेगा यहाँ पे लैम्डा बाई के का वैल्यू जो 120 इज इक्वल टू रहेगा, जो सिलेंडर रेस रेशियो रहेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई जो के का वैल्यू यहाँ पे रहेगा वो 120 का वैल्यू रहेगा। देखिए इसके बाद में अगर बात करें तो जो यहाँ पे कर्व बनेगा, ये जो कर्व बनता है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल कर्व बोलते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर स्ट्रक्चरल स्टील पे 1000 जाता है इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पे आप लोग इस कर्व के अनुसार समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप लोग इस प्रकार समझिए। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है फ्रेंड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को समझने के लिए समझते हैं। देखिए अगर बात करें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में तो ये FOS, देखिए सिंपली FOS इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ डिजाइन मार्जिन over the theoretical design capacity to allow uncertainty in the design process। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बताता है कि ये प्रोवाइड करता है डिजाइन मार्जिन कि कितना पर डिजाइन किया जाए ओवर द थियोरेटिकल डिजाइन कैपेसिटी, कि उसका कितना कैपेसिटी है। अगर मान के चलें कि एक लिफ्ट जो है अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद जो हम लोग देख रहे थे तो ये क्या बताता है फैक्टर, अगर मान के चलें कि लिफ्ट के बारे में, अगर लिफ्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए लिफ्ट में क्या लिखा जाता है मिनिमम समझने की कोशिश कीजिएगा, हम अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो अगर मान के चलें कि ये एक लिफ्ट है, इस प्रकार अगर लिफ्ट बनाया गया तो ये जो लिफ्ट होगा फ्रेंड इसमें लिखा जाता है कि मैक्सिमम 6 पर्सन अलाउड, अगर बोला जाए
कि ये जो लिफ्ट है इसमें 6 पर्सन अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 6 पर्सन अलाउएबल है। उसके बाद जब मैक्सिमम 6 पर्सन रहेगा, यानी ये बोला गया कि ये डिजाइन मार्जिन, यहाँ पे थियोरेटिकल डिजाइन हम लोग बता रहे हैं कि 6 पर्सन जा सकता है, लेकिन अगर डिजाइन मार्जिन जब करेंगे, जब उसका हम लोग डिजाइन करेंगे लिफ्ट का, तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं स्टील मेंबर, जब यहाँ पे जो लिफ्ट बनाया जाता है वो स्टील वहाँ पे लगाया जाता है, स्टील वायर लगाया जाता है। तो स्टील वायर जो होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए, जब 6 मेंबर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे डिजाइन मार्जिन अगर 6 मेंबर का है, तो जो वहाँ पे जो लिफ्ट रहेगा वो 18 मेंबर तक कैपेबल होगा ले जाने के लिए, लेकिन हम लोग 6 मेंबर लेते हैं ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। देखिए, हमेशा जो भी इंजीनियर डिज़ाइन करेगा कोई भी चीज़ को, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर डिज़ाइन करेगा, ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने के लिए वो संभावना बहुत ही कम कर देता है। तो आप लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ गए होंगे एक एग्जांपल के ज़रिए, हमको कोशिश था आपको समझाने के लिए। अब देखिए, जो अगर एग्जांपल लें कि इफ़ अ कंपोनेंट नीड्स टू विथस्टैंड अ लोड ऑफ 100 न्यूटन एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 3। देखिए, अगर मान के चलें कि अगर एक कंपोनेंट है जिसको 100 न्यूटन उसका लोड मतलब स्टेबल होने के लिए उसको 100 न्यूटन चाहिए कि 100 न्यूटन वो कैपेबल हो सकता है, 100 न्यूटन वो विथस्टैंड कर सकता है। तो वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर है 3 का is selected and then it is designed with a strength to support 300 न्यूटन। तो जब उसका डिज़ाइन करेंगे हम लोग तो 300 न्यूटन तक करेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे तो 300 न्यूटन तक करेंगे। तो थियोरेटिकल डिज़ाइन से 3 टाइम्स ज़्यादा कर देंगे ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, जो भी स्ट्रेंथ होगा कंपोनेंट का, और मैक्सिमम लोड जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय लोड ऑफ कंपोनेंट। उसको जब डिवाइड करेंगे लोड ऑफ कंपोनेंट से तो हम लोग को देगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग अनदर फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। अनदर फार्मूला हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है कि बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड। जो बकलिंग लोड, जो बकल करेगा लोड, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सेकंड फार्मूला है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड। अब इसके बाद देखिए, क्या हम लोग को और भी मतलब इसके बारे में न्यूमेरिकल को पढ़ना है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। जो हम लोग कांस्टेंट पढ़े थे रैंकाइन्स कांस्टेंट को, और भी हम लोग जो आगे में हम कुछ बारे में छोड़ दिए हैं। देखिए, जो यहाँ पे ये मिनिमम हम लोग के सिलेबस से इतना आ सकता है, लेकिन आपको इसका हाइयर पढ़ना है तो हम आपको इफेक्टिव लेंथ के बारे में अच्छे से कल बता देंगे, अगले वीडियो में बता देंगे, और मतलब क्या स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बता देंगे, और कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। सो इस वीडियो में थैंक यू फ्रेंड। देखिए, और यहाँ पे आपको एक चीज़ कर देना है फ्रेंड, चैनल को जल्दी से जल्दी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब एकदम कर लीजिए नेसेसरी, ताकि क्या होगा कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे फर्स्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि और भी मतलब जो वीडियो हो फैल सके, और इसमें क्या और अच्छे से हम आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकें वीडियो। इसके लिए आपको और अच्छे से इस वीडियो को फैलाना होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल एंड मोस्ट वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है। आप जाके चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड रहेगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर और भी आप हमको फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।